हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें हम अर्थशास्त्र के प्रश्नों को कवर कर रहे थे। हम क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये बहुत छोटा टॉपिक होगा क्योंकि इससे बहुत अधिक प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं वो परीक्षा में बहुत बार पूछे हुए हैं और पूछे जाने के बहुत ही अधिक चांसेस हैं। तो इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें, दो कथन दिए गए हैं और बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन कह रहा है कि हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा जो कथन है कि रोपड़ कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, ये भी कथन क्या है? बिल्कुल ही सही है। तो दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखें। तो अगर बात करें तो कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। रोपड़ कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीयक गतिविधि का उदाहरण नहीं है। तो बात करें तो इनमें से जो विज्ञापन देना है ये द्वितीयक गतिविधि का उदाहरण नहीं होता है। आइए इसके बारे में जानें। तो विज्ञापन देना द्वितीयक गतिविधि का उदाहरण नहीं है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। स्टील का निर्माण, कपड़े की बुनाई, रोटी पकाना इस गतिविधि के उदाहरण हैं। विज्ञापन देना तृतीयक गतिविधि मतलब सेवा के क्षेत्र में ये आता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से संबंधित है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कृषि से संबंधित है, जिसको एमएसपी, अभी जो आंदोलन चल रहा था किसान आंदोलन, वो एमएसपी से ही संबंधित है। तो ये कृषि से संबंधित है। अगला इसके बारे में जाने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी का संबंध कृषि से है। भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ की फसलों के दौरान की जाती है। कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1985 ईस्वी में इसका नाम बदलकर कृषि एवं लागत मूल्य आयोग कर दिया गया था। अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। बात करें तो पहला कथन दिया गया है, तृतीयक गतिविधियां सेवा के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही है ये, अभी हमने पिछली क्वेश्चन में देखा भी था इसके बारे में। दूसरा जो है, बैंकिंग द्वितीयक गतिविधि का उदाहरण है, ये जो कथन है ये गलत है। तो केवल जो पहला कथन है वो क्या है? सही है। आइए इसके बारे में जानें। तो तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है और साथ ही उत्पादन प्रक्रिया के लिए भी सहायता प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं वित्तीय सेवाएं, परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श आदि। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधि है क्योंकि इनमें बैंकों के माध्यम से व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो ध्यान रखना है कि कथन एक सत्य है लेकिन दूसरा जो कथन है वो क्या है? गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से एक प्रणाली या योजना है जो अच्छी फसल के समय स्टॉक को एक लक्ष्य सीमा या मूल्य स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर करती है, और खराब फसल के दौरान स्टॉक को एक लक्ष्य सीमा या मूल्य स्तर से ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए जारी करती है। इसे बफर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। बफर स्टॉक एक प्रणाली या योजना है। आइए इसके बारे में जानें। तो बात करें तो बफर स्टॉक एक व्यवस्था अथवा योजना है जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर लिया जाता है ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम न हो।
और इसे उस समय उपलब्ध कराया जाता है जब फसल अच्छी नहीं होती तथा मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। बफर स्टॉक को केंद्रीय पुल भी कहा जाता है। बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 के दौरान पेश की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है। तो बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, तो सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा चलाया जाता है। इसके बारे में बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, पारंपरिक उपचारों व स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों की सुविधाएं प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हमारा समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं। तो समुदाय की जो भूमि होती है उसे सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहा जाता है। इसके बारे में जानें तो समुदाय की भूमि को सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की चारण भूमि, श्मशान भूमि, तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSE के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में जानें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो अगर बात करें तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन कंपनी अधिनियम के तहत वर्ष 1988 में हुआ था। यह उपक्रम नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSE के अंतर्गत आता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा NTPC लिमिटेड महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत आते हैं, जबकि कोची शिपयार्ड लिमिटेड मिनी महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो बात करें अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में जानें तो विश्व बैंक के विश्व विकास संकेतक के अनुसार वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP के मामलों में प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया रही है। तो आप देख सकते हैं कुछ डाटा दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के तृतीय मतलब सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या है, ये क्षेत्र देश के अंदर सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उद्योग हैं वो आते हैं और तृतीयक में क्या आती हैं, वित्तीय सेवाएं आती हैं, रियल एस्टेट आते हैं, लोक प्रशासन आती है। अब इसके बारे में बात करें तो भारत में तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक लगभग 53% की है। भारत में सबसे बड़े नियोक्ता अर्थात रोजगार प्रदान करने के मामले में प्राथमिक क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि GDP के मामले में कौन सा क्षेत्र है तो सेवा क्षेत्र है, मतलब तृतीय क्षेत्र है सबसे ज़्यादा। और अगर बात करें सेवा रोजगार के मामले में तो कृषि उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा, कृषि में लगे हुए लोग सबसे ज़्यादा हैं, मतलब उनको रोजगार सबसे ज़्यादा कृषि से मिल रहा है। अगला देखें तो अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा NCT दिल्ली का एक प्रमुख उद्योग नहीं है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे वैगन और कोच जो है ये NCT दिल्ली का एक प्रमुख उद्योग नहीं है। इसके अगर बारे में देखें तो रेलवे वैगन और कोच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रमुख उद्योग नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकिल, फुटवेयर दिल्ली के प्रमुख उद्योगों में से है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है। तो अभी हमने देखा कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किसमें कार्यरत है, तो कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। इसके बारे में जानें तो भारतीय जनसंख्या का लगभग 45.6% श्रम शक्ति कृषि में कार्यरत है। GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 18.29% है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। वर्ष 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता में आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिली।
अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है। तो बात करें बचत में सबसे अधिक योगदान घरेलू क्षेत्र देते हैं। इसके बारे में अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र का योगदान बचत में सर्वाधिक रहता है। घरेलू बचत में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। से भारत में विदेशी निवेश आदि में कमी आ जाती है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचतों में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो 1.2% का योगदान रहा, निजी क्षेत्र का 11.5% का योगदान रहा और घरेलू क्षेत्र का 21.2% का योगदान देखने को मिला। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न और कल हम देखने वाले हैं जनगणना संबंधित प्रश्न और कुछ और भी मिसलेनियस के प्रश्न हैं जो कि देखेंगे हम। तो जनगणना और अन्य कुछ और प्रश्न अर्थव्यवस्था के जिनको हम कवर करने वाले हैं कल की वीडियो में। तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसके बाद हमारा अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा और अर्थशास्त्र के जितने भी प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे और इसके बाद हम जीके के प्रश्न को स्टार्ट करेंगे जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी इन सबके जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। टॉपिक वाइज हम उन्हें भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।